बच्चों, आज मैं वन शॉट में एक पूरी ग्रामर देने वाली हूँ। आज हम सबसे पहले देखते हैं खंड अ में पूरी ग्रामर पोर्शन होता है और ग्रामर पोर्शन में सारे विकल्पीय प्रश्न होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना है आज मैं सॉल्व करके भी बताऊंगी और कहाँ हम मिस्टेक करते हैं वो भी बताऊंगी। तो ध्यान से देखें, एक भी प्रश्न छूटने ना पाए, बिना स्किप किए वीडियो देखें और किस तरह से इसे सॉल्व कर रही हैं वो भी देखें। अब यहाँ खंड आ में सबसे पहले अपठित गद्यांश आया है। अब अपठित गद्यांश ही होता है पहला प्रश्न के रूप में और बहुविकल्पीय प्रश्न ही होते हैं। और यहाँ पर 5 अंक का एक प्रश्न होता है जिसमें 5 विकल्पीय भाग होते हैं प्रश्नों के और हर एक प्रश्न एक एक अंक का होता है। जल्दी से हम पढ़ लेते हैं इस गद्यांश को। अपठित गद्यांश है ये। ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है। सब तरह के भावों को प्रकट करने की योग्यता रखने वाली और निर्दोष होने पर भी यदि कोई भाषा अपना निज का साहित्य नहीं रखती तो वह रूपवती भिखारिनी की तरह कदापि आदरणीय नहीं हो सकती। उसकी शोभा, उसकी श्री संपन्नता, उसकी मान मर्यादा उसके साहित्य पर ही अवलंबित होती है। जाति विशेष के उत्कर्ष अपकर्ष का, उसके ऊंच नीच भावों, उसके धार्मिक विचारों और सामाजिक संगठन का, उसके ऐतिहासिक घटना चक्रों और राजनैतिक स्थितियों का प्रतिबिंब देखने को यदि कहीं मिल सकता है तो उसके ग्रंथ साहित्य ही में मिल सकता है। साहित्य में जो शक्ति छिपी है वह तोप, तलवार और बम के गोलों में भी नहीं पाई जाती। जो साहित्य मुर्दों को भी जिंदा करने वाली संजीवनी औषधि का आधार है। जो मुख्य लाइंस लगती हैं उस पर हम अंडरलाइन करते चले जाएंगे। शब्द आ रहे हैं जो जहाँ पर विचार करने वाले शब्द हैं उन पर अंडरलाइन जरूर करते जाए ताकि जब हम प्रश्नों के उत्तर ढूंढें तो हमें मुश्किल ना हो। तो इस तरह से हमने संजीवनी औषधि का आधार है क्या? वह तोप, तलवार और बम के गोलों में भी नहीं पाई जाती। जो साहित्य मुर्दों को भी जिंदा करने वाली संजीवनी औषधि का आधार है। जो साहित्य पतितों को उठाने वाला और उत्थितों के मस्तक को उन्नत करने वाला है। उसके उत्पादन और संवर्धन की चेष्टा जो जाति नहीं करती वह ज्ञान अंधकार के गर्त में पड़ी रहकर किसी दिन अपना अस्तित्व ही खो देती है। ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक का। अतएव समर्थ होकर भी जो मनुष्य इतने महत्वशाली साहित्य की सेवा और अभिवृद्धि नहीं करता, उससे अनुराग नहीं रखता, वह समाजद्रोही है, देशद्रोही है, वह जातिद्रोही है, वह आत्मद्रोही है और आत्महंता भी है। तो ये पैराग्राफ हमें अच्छे से समझ में आ गया कि साहित्य से संबंधित इसकी जानकारी दी गई है। अब प्रश्नों पर भी ध्यान दे लेते हैं। साहित्य को संजीवनी औषधि का आधार क्यों कहा गया है? कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। साहित्य को संजीवनी औषधि का आधार क्यों कहा गया है? साहित्य में मुद्दों को जिंदा करने की क्षमता के कारण, साहित्य में पतितों को उठाने की क्षमता के कारण, साहित्य का सर्वग्राह्य ना होने के कारण, साहित्य का सर्वग्राह्य होने के कारण। नहीं, ये लाइन पहला और दूसरा कथन ऑप्शन सही लग रहा है। साहित्य में मुर्दों को जिंदा करने की क्षमता होने के कारण, साहित्य में पतितों को उठाने की क्षमता होने के कारण, यानी पहला और दूसरा ये आंसर हमारा सही है। अब इसको माइंड में रख कर यहाँ पर हमने देखा कि साहित्य में मुर्दों को जिंदा करने की क्षमता होने के कारण, साहित्य में पतितों को उठाने की क्षमता होने के कारण, ये दो जो लाइंस हैं ये हमारी सही है क्योंकि अभी हम पढ़कर आए हैं। तो इसका मतलब इन पर हमने पेंसिल से टिक कर लिया। अब हम विकल्प को देखेंगे कि विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है इसके आधार पर। तो इसमें लिखा है पहला कथन 1 व 2 सही है। हाँ, ये 1 व 2 सही है, इसका मतलब हमें यहीं पर उत्तर मिल गया। कथन 2 एवं 3 सही है, नहीं, क्योंकि 3 सही नहीं है। केवल 3 और 4 सही है, ये भी सही नहीं है। यानी कि हमें पता चल गया कि कथन 1 विकल्प 1 बिल्कुल सही उत्तर है इसके आधार पर। अब आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या। अब यहाँ हम देखते हैं
कि हमारे पास ग ऑप्शन है, ग प्रश्न है। ग प्रश्न में पूछा है साहित्य को समाज का आईना क्यों कहा गया है ना। तो इसके ऑप्शन देख लें। समाज को विगत स्थिति की जानकारी मिलने के कारण, समाज की वर्तमान स्थिति के कारण, है ना, ये दोनों ही बातें हैं। तो उपरोक्त, और तीसरा ऑप्शन में कहा है उपरोक्त दोनों, या फिर फोर्थ में कहा है पारदर्शिता होने के कारण। अब देखो यहाँ पर भी मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पे उपरोक्त सभी होता है तो वो भी ऑप्शन हमेशा मोस्टली सही होता है, और उपरोक्त दोनों अगर आता है तो वहाँ पर भी सही होता है। यहाँ पर भी उपरोक्त दोनों वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों ही सही हैं इस गद्यांश के आधार पर। आगे घ देख लेते हैं उत्तर। घ प्रश्न में क्या पूछा गया है। घ में पूछा है जिस भाषा का अपना साहित्य नहीं होता उसकी स्थिति कैसी होती है। अभी हमने पढ़ा था, अभी पीछे पढ़ के आए हैं तो एकदम ताज़ा है दिमाग में कि उसमें लिखा था कि जिसका अपना कोई साहित्य नहीं होता, जिस भाषा का वह रूपवती भिखारिन की तरह होता है। तो ये दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि पढ़ते समय हमने ध्यान दिया था अच्छे से कि जहाँ जहाँ भी इस तरह के अलग से कोई शब्द आए हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है उन पर हमने अंडरलाइन कर लिया था, तो हमें इसलिए जल्दी से ये ऑप्शन सही समझ में आ गया। अब अंगा में देख लेते हैं कि कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। उपयुक्त विकल्प हमने चुनने हैं, तो पहले हम कारण आर देख लेते हैं, समझ लेते हैं। कथन ए कहता है किसी भी भाषा का निज साहित्य नहीं होता। कथन कह रहा है किसी भी भाषा का निज साहित्य नहीं होता तो वह रूपवती भिखारिन की भांति होता है। हाँ बिल्कुल सही है, ये इसमें कहा गया है। और कारण क्या कहता है, कारण भी देख लेते हैं इसकी सही व्याख्या करता है कि नहीं। कारण आर कहता है कि भाषा की शोभा, संपन्नता तथा मान मर्यादा उसके साहित्य पर ही निर्भर करती है। बिल्कुल सही, ये बात भी सही है, यानी कारण भी सही बताया है। तो अब इन दोनों कथन और कारण को ध्यान में रखते हुए हम ये विकल्प देखेंगे कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो अब देखते हैं। कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है, नहीं है ना। कथन ए और कारण आर दोनों ही गलत है, नहीं ये भी गलत हो गया। कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, ये सही है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, तो तीसरे पर हमने टिक लगा दिया, ये हमारा सही उत्तर है। अब ये खंड जो गद्यांश था ये हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया है ना। अब हम देखते हैं कि पद्यांश क्या कहता है। पद्यांश फटाफट देख लेते हैं कि इसमें पद्यांश में क्या प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित दो पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। अब ये प्रश्न भी 5 अंक का है। इसके भी पांचों प्रश्न जो भाग हैं वो 1-1 मार्क्स के हैं, 1-1 अंक के हैं। तो इसको ध्यान से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, शूल का मतलब कांटे होता है, तो मीत का मतलब मित्र, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से। बबूल वो जो कांटे वाले वृक्ष होते हैं जिसमें फूल नहीं निकलते। लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे। ये एक सॉन्ग गाना है, उसकी लाइन से, यानी तो ये आपने भी सुना होगा। और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। नींद भी खुली ना थी कि हाय धूप ढल गई, पाँव जल तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई। पात पात झर गए कि शाख शाख जल गई, चाह तो निकल सकीना पर उम्र निकल गई। है ना, बहुत ही सुंदर लाइन्स हैं कि पात पात झर गए, शाख शाख जल गई, चाह तो निकल सकीना। मन में इतनी तृष्णाएं होती हैं, अपनी कल्पनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं जो कभी निकलती नहीं। उम्र भले ही निकल जाती है, गुजर जाती है, लेकिन चाहें जो हैं, चाहते जो हैं वो कम नहीं होती। गीत अश्क बन गए, छंद हो दफन गए, साथ के सभी दिए धुआं धुआं पहन गए। साथ के सभी दिए यानी हमारे साथ साथ जो चल रहे थे वो भी एक एक करके निकल गए, धुआं धुआं पहन गए। और हम झुके झुके, और हम
झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। ज़िंदगी के तजुर्बों को समेटे हुए, ज़िंदगी के अनुभवों को अपने में समेटे हुए ये पंक्तियां हमें कुछ बता रही है। इसी के आधार पर ये प्रश्नों को हमने हल करना है। इस कविता की व्याख्या हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर सबसे सही विकल्प चुनिए। क्या कहते हैं कथन? बुरे समय में उसके मित्र भी उसका साथ छोड़ जाते हैं, बिल्कुल सही है। व्यक्ति जब तक किसी कार्य को करने की सोचता है, समय निकल जाता है, ये भी सही है ना। अब उम्र निकल गई तो उसके जीवन में पश्चाताप ही रह जाता है, उसके जीवन में वक्त के साथ सब अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पे पहला कथन सही है और दूसरा भी सही है ना। उसके जीवन में पश्चाताप ही रह जाता है, तो तीसरा है उसके जीवन में पश्चाताप ही रह जाता है, ये भी सही है। वक्त के साथ साथ, अब ये 3 लाइन्स तो हमारी एकदम एग्जैक्ट हैं इसके पंक्तियों के आधार पर, तो इसलिए हम कह सकते हैं अब विकल्प ढूंढ लेते हैं कि कौन सा सही है इसके आधार पर। कथन 1 सही है कि यहाँ पे खाली एक ही सही नहीं है, और भी हैं, तो इसलिए इसको क्रॉस कर दो। कथन 1, 2 व 3 सही है, 1, 2 व 3, हाँ ये सही लग रहा है, इस पर हम टिक कर देते हैं। आगे देखते हैं खा क्या कहता है। खा में लिखा है गीत अश्क बन गए का अर्थ क्या हुआ? गीत अश्क बन गए का अर्थ है प्रसन्नता दुखों में बदल गई, गीत अपूर्ण रह गए, गीतों का रूप बदल गया, सुखद गीत दुखद गीत में बदल गए। प्रसन्नता, यहाँ पे पहला ये सही ऑप्शन आ रहा है, प्रसन्नता दुखों में बदल गई। अश्क का मतलब है कि आंसू बहना, यानी कि प्रसन्नता जो है दुखों में बदल गई, इसका अर्थ ये बन रहा है। गा का उत्तर है, गा प्रश्न है स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? अब यहाँ जब मैंने अलंकार समझाए थे तो मैंने बताया था कि जहाँ फूल से, सा, सी, सम, सदृश ऐसे शब्द जब आते हैं कविता में तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर भी हम ऑप्शन देख लेते हैं, यमक, रूपक, उपमा, रुश्लेष। तो उपमा हमारा ये अलंकार सही है, क्योंकि फूल से का मतलब समान, फूल के समान, शूल से यानी कांटों के समान, तो उपमा अलंकार इसके आधार पर बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब घा भी देख लेते हैं। घा कह रहे हैं कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे का तात्पर्य है गायक वृंद चला गया, उनका स्वर रह गया, उम्र का अंतिम पड़ाव आ गया किंतु इच्छाओं का उबाल ना बना रहा। ये देखो ये लाइन सही है ना, अभी हमने पढ़ा था पीछे कि सारी इच्छाएं वहीं रह जाती है, उम्र ढल जाती है, ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन इच्छाएं ख़त्म नहीं होती, तो इच्छाओं का उबाल बना रहा। इसके अनुसार ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं ङ प्रश्न जो है, ङ कहता है कि कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प को चुनो। उपयुक्त विकल्प चुनना है तो कैसे देख लेते हैं। कथन ए कहता है जब जीवन में खुशियां नहीं होती हैं तब अपने अंतरंग मित्र भी शूल के समान लगने लग जाते हैं। जब जीवन में खुशियां नहीं होती हैं तब अपने अंतरंग मित्र भी शूल के समान लगने लग जाते हैं। हाँ, वह अभी, और कारण क्या कहता है, वह अभी पूर्ण रूप से सचेत भी नहीं हो पाए थे कि जीवन में आने वाली धूप यानी खुशियां भी ढल गई। ये भी सही है ना। तो देखते हैं कि इसका विकल्प क्या कहता है। तो इसके अनुसार ये इसके विकल्प देख लें। इसका वह अभी पूर्ण रूप से सचेत भी नहीं हो पाए थे कि जीवन में आने वाली धूप यानी खुशियां भी ढल गईं। अब यहाँ ये लाइन तो सही है, लेकिन इसका ये व्याख्या, क्योंकि ये व्याख्या जीवन के ऊपर है, अपने यहाँ पे मित्र के लिए है, तो मित्र मानकर अगर देखें तो ये व्याख्या सही नहीं है। यह कथन ए कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है।
तो हम आगे देखते हैं इसके ऑप्शन में क्या कहा है। कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। इसका मतलब ये नहीं, कथन ए तथा कारण आर दोनों ही गलत है, ये भी गलत हो गया। कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। हमारे अनुसार ये कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। कथन ए सही है किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ये फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है कि कथन ए तो सही है, हाँ, किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ये सही ऑप्शन है, इसलिए हमने इस पर टिक लगा दिया। अब हम प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 पर व्याकरण शुरू हो जाती है प्रश्न 3 से, क्योंकि प्रश्न 1 और 2 जो है वो अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश के ऊपर होता है। अब प्रश्न 3 पर हम देखते हैं कि पद परिचय पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनिए। यहाँ पद परिचय तीसरे नंबर पर है और ये प्रश्न 4 अंक का होता है और इसमें 4 प्रश्न होते हैं विकल्पीय, जिसमें एक एक अंक के हर एक प्रश्न है। तो इसका का ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या प्रश्न दिया हुआ है। आज भी भारत में अनेक अभिमन्यु हैं। यहाँ पर अभिमन्यु पर अंडरलाइन किया हुआ है। अब पद परिचय बताना है अभिमन्यु के लिए। अब पहली बात तो ये है कि इसमें से ये समझ लो कि अभिमन्यु शब्द जो है वो व्यक्तिगत नहीं आया है, यहाँ पे अनेक शब्द लगा, अनेक अभिमन्यु हैं का मतलब है कि ये एक कॉमन वे में इसका नाम आया है कि बहुत सारे अभिमन्यु हैं। जब इस तरह का प्रश्न आता है तो व्यक्तिगत नाम होते हुए भी वो जातिवाचक में आता है। इस बात को समझ लो ध्यान से कि जहाँ कॉमन वे में एक नाम दे दिया जाता है, जैसे आज भी अनेक विभीषण मिलते हैं, तो विभीषण है या अनेकों जयद्रथ है, इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो वो जातिवाचक में आ जाते हैं। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखो कि अभिमन्यु का नाम, लेकिन यहाँ पर कॉमन वे में कहा गया है, एक सामान्य रूप में लोगों के बीच में अनेक शब्द, अनेक अभिमन्यु हैं, तो इसका मतलब ये कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, ये जातिवाचक है। चल गया कि ये जातिवाचक है, तो इसके ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि ये संज्ञा जातिवाचक संज्ञा, पहली बात तो जातिवाचक संज्ञा सही है, पुल्लिंग है ये भी सही है, एक वचन है ये भी सही है और कर्ता कारक है। आज भी भारत में अनेक अभिमन्यु हैं और कर्ता कारक भी है, क्योंकि अभिमन्यु के आधार पर ये हैं आया है ना। तो अब दूसरा भी देख लेते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, व्यक्तिवाचक तो नहीं है, एक वचन है, पुल्लिंग भी है, कर्ता कारक भी है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है क्योंकि हम व्यक्तिवाचक दे दिया। भाववाचक भी नहीं है क्योंकि भाव नहीं है, ये जातिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक नहीं है। अब जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। अब आगे खा पोर्शन देख लेते हैं। खा प्रश्न है, प्रातःकाल सैर पर जाया करो ताकि स्वस्थ रह सको। अब यहाँ पर ताकि शब्द पर अंडरलाइन किया हुआ है। अब ताकि के बारे में हमने पद परिचय देना है। पहली बात तो ये है कि ताकि शब्द जो है ये अव्यय है, यहीं से देख लें, ताकि अव्यय है और दूसरा 2 वाक्यों को जोड़ने वाला यानी संयोजक है ना, संयोजक या फिर इसको समुच्चय बोधक भी कहते हैं। तो इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं, ये हमारे मन में आ गया, हमने देख लिया कि ये क्या है, इसका परिचय अपने मन में हमने तय कर लिया। अब ऑप्शन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। पहला है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक है, अव्यय भी है, लेकिन बहुवचन नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता। और आगे है सर्वनाम नहीं, दूसरा है विभाजक संज्ञा, नहीं विभाजक संज्ञा तो नहीं, कर्म कारक कारक भी नहीं है, एक वचन वचन वाली कोई बात ही नहीं है इसमें, तो ये भी इनमें से कोई भी सही नहीं है। उसके बाद है सर्वनाम, सर्वनाम नहीं, सर्वनाम में नहीं आ रहा, एक वचन भी नहीं है, कर्म कारक भी नहीं है, विभाजक हो सकता है, विभाजक है, दोनों वाक्यों को अलग कर रहा है, नहीं, पर इसमें से बाकी कोई भी नहीं है, इसलिए हटा दिया इसको। अब फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक हाँ है, समुच्चय बोधक है और अव्यय भी है, हमारे दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिल गए।
क्योंकि ये समुच्चय बोधक यानी कि दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला भी है और अव्यय भी है। ताकि अव्यय है क्योंकि यह शब्द हर परिस्थिति में वैसा का वैसे रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हमारा 4th ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। इस पर हम अब यहाँ ग प्रश्न देखते हैं। मीरा प्रसिद्ध कवित्री है। अब प्रसिद्ध पर अंडरलाइन किया हुआ है, तो प्रसिद्ध के बारे में देखें क्या है। प्रसिद्ध, एक तो ये गुण दिया हुआ है, प्रसिद्ध गुणवाचक है यानी कि विशेषण है ये। तो कौन सा गुणवाचक विशेषण है, ये सही है। मूलावस्था भी है ना, स्त्रीलिंग भी है, एक वचन भी है और विशेष्य मीरा, हाँ बिल्कुल मीरा का विशेषण है यानी मीरा के गुण बता रहा है, इसलिए विशेष्य मीरा बिल्कुल सही है, यानी पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया। उसके बाद देखिए परिमाणवाचक नहीं, मूलावस्था तो है और पुल्लिंग नहीं है, एक वचन है। स्थानवाचक की बात नहीं हो रही है क्योंकि ये तो मीरा संज्ञा की बात हो रही है, संज्ञा की का गुण बता रहा है, ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी उपरोक्त कोई नहीं, तो इसका मतलब ये भी गलत है। ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। गुणवाचक विशेषण है, मूलावस्था है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और विशेष्य मीरा है, ये बिल्कुल सही। ओके, आगे देख लेते हैं नया क्या है। शीत ऋतु में हिमालय बर्फ से ढक जाता है। अब तो यहाँ पर शीत ऋतु विशेषण गुणवाचक है, ये सही है, गुणवाचक विशेषण है और स्त्रीलिंग भी है, ऋतु को स्त्रीलिंग में गिना जाता है और एक वचन भी है ना, ये सही है। और परिमाणवाचक तो नहीं हो सकता और संख्यावाचक भी नहीं है और यहाँ गुणवाचक पुल्लिंग भी नहीं है, बहुवचन भी नहीं है, इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है ये। अब आगे देखते हैं ङ का प्रश्न क्या कहता है। विद्वान लोग समय का सदुपयोग करते हैं, वाक्य में रेखांकित पद है विद्वान पर अंडरलाइन है यानी कि विद्वान लोग की बात हो रही है। अब यहाँ लोगों की विद्वता यानी कि लोगों का गुण बताया गया है, विद्वान होना गुणी होना, तो गुणवाचक विशेषण है। अच्छा, एक ही दिया हुआ, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। परिमाण नहीं है, संख्यावाचक भी नहीं है, सार्वनामिक भी नहीं है, ये गुणवाचक विशेषण है, इसलिए यहाँ पर हमने टिक लगा दिया गुणवाचक विशेषण में। तो इस तरह से ये प्रश्न भी हमारा पूरा हो गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर चौथा प्रश्न देख लें। निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद और पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और यहाँ पर भी 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी कि एक अंक के 4 प्रश्न हैं और कुल मिलाकर 4 अंक हैं। तो इसको देख लेते हैं कि इसके ऑप्शन का में क्या कहा गया है। का में प्रश्न है, कठोर होकर भी सहृदय बनो, वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतर होगा। कठोर होकर भी सहृदय बनो, अब ये वाक्य दिया हुआ है, तो वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतर, संयुक्त का मतलब है 2 वाक्य हैं और दोनों सरल वाक्य होंगे और दोनों ही स्वतंत्र वाक्य होंगे और 2 वाक्य का मतलब 2 क्रिया होगी। तो देखते हैं इसमें से, कठोर रहो पर सहृदय रहो कठोर रहो पर सहृदय रहो, ये भी सही है, पर इसमें संयोजक शब्द आया हुआ है। आगे देखते, कठोर मत बनो सहृदय बनो, यानी इसमें संयोजक शब्द नहीं है। कठोर बनो पर सहृदय भी रहो, कठोर होकर भी सहृदय बनो, कठोर बनो पर सहृदय भी बनो। अब यहाँ अगर भी लगाते हैं तो भी का मतलब है कि यहाँ मिश्रित भाव प्रकट हो रहा है, यानी कि ये वाक्य अपने आप में पूरा नहीं है, इसलिए ये तो नहीं हो सकता। संयुक्त वाक्य में दोनों अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। कठोर रहो पर सहृदय रहो, अब यहाँ पे अगर हम पर हटा देते हैं, कठोर रहो अपने आप में कंप्लीट है, सहृदय रहो ये भी अपने आप में कंप्लीट है, इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। कठोर रहो पर सहृदय रहो, पर जो है ये संयोजक शब्द है, संयोजक शब्द ने दोनों वाक्यों को मिला दिया। कठोर बनो परंतु सहृदय रहो, तो यहाँ पे भी कठोर बनो परंतु सहृदय बनो, सहृदय बनो ये दोनों एक ही हैं, पर या परंतु तो एक ही है।
कठोर बनो पर सहृदय भी, ये नहीं हो सकता। ये और ये इन दोनों में से सही है। परंतु, तो दोनों एक ही वाक्य दे दिए। अब यहाँ पर भी लगा है, पर का मतलब भी परंतु होता है, यहाँ परंतु लगा है, परंतु का मतलब भी परंतु होता है। अब दोनों ही वाक्य सही हैं। अब किसको सही करें? या तो कठोर रहो पर सहृदय रहो, परंतु कठोर रहो परंतु सहृदय रहो। तो आप भी मुझे बताएं, आप जो दर्शक देख रहे हैं वो भी मुझे बताएं कि इन दोनों में से सही कौन सा है। आप, मेरे हिसाब से, मेरे विचार में दोनों ही सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। तो आप मुझे इसके बारे में ज़रूर बताएं कि आप इनमें से किसे सही कहेंगे। अगले देख लेते हैं ख। यद्यपि वह सेनानी था पर लोग उसे कैप्टन कहते थे। वाक्य को सरल रूप होगा। वाक्य का सरल रूप क्या होगा? सरल रूप का मतलब है कि एक क्रिया होगी, एक ही वाक्य होगा और अपने आप में वो स्वतंत्र वाक्य होगा। अब देख लेते हैं इसमें से। सेनानी नहीं था पर, ये तो गलत हो गया क्योंकि इसमें दो क्रियाएं होंगी, दो वाक्य हो गए। सेनानी नहीं होने पर उसे लोग कैप्टन कहते थे, ये सही है। सेनानी ना होने पर भी लोग उसे कैप्टन कहते थे। यद्यपि वह सेनानी था पर लोग उसे कैप्टन कहते थे। वह सेनानी था, यानी यहाँ पे तो नहीं होने पर ये नहीं हो सकता। सेनानी ना होने पर भी लोग उसे कैप्टन कहते थे, नहीं, यहाँ नहीं वाली तो बात ही नहीं। यद्यपि वह सेनानी था पर लोग उसे कैप्टन कहते थे, तो यहाँ पे सेनानी ना होने पर भी लोग उसे कैप्टन कहते थे, ये भी गलत है। यानी कि ये ऊपर वाले तीनों हैं। फोर्थ ऑप्शन सही है कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आगे ग भी देख लेते हैं। ग में कह रहे हैं बच्चे वैसे करते हैं जैसे उन्हें सिखाया जाता है। ओके, उपवाक्य है ये, जैसे उन्हें सिखाया जाता है। सिखाया जाता है यानी कि क्रिया है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। इसका मतलब क्रिया विशेषण उपवाक्य है। हाँ, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ये पहला ऑप्शन ही सही है। यह घ प्रश्न है, पुनीत ने खेला और चला गया। सरल वाक्य बनाना है इसका। पुनीत खेलते खेलते चला गया, खेलते खेलते। पुनीत खेल खेल कर चला गया, पुनीत खेल कर चला गया, ये सही है। पुनीत खेलते ही चला गया। यहाँ सिंपल वाक्य, सरल वाक्य ये आ रहा है, पुनीत खेल कर चला गया, ये सरल वाक्य है और सही वाक्य है ना इसका। अब आगे देखते हैं। न में कह रहा है कि गिलास नीचे गिरा और टूट गया। वाक्य संयुक्त वाक्य रूपांतर है, इसका संयुक्त वाक्य देखना है? संयुक्त वाक्य रूपांतर है। गिलास नीचे गिरा और टूट गया, ये तो पहले से ही संयुक्त वाक्य ही है। गिलास नीचे गिरा और टूट गया का रूपांतर है, ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। रूपांतर यानी कि इसी का पूछा है, तो ये ङ का पहला ऑप्शन ही सही है। ये पांचवा प्रश्न है, निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और यह प्रश्न भी 4 अंक का है, यानी 1-1 अंक के सभी प्रश्न हैं। अब इसका पहला देख लेते हैं। ये यहाँ पे 2 तरह से उत्तर देना होगा। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी इसको इसके साथ मिलाना, मेल करना है कौन सा सही है, फिर उसके बाद इसके अनुसार इसमें से सही विकल्प चुनना है। तो देखते हैं। रूपाली कहानी पढ़ती है, यानी ये सिंपल वाक्य है और ये कर्तृवाच्य है। उसके बाद मुझसे बैठा नहीं जाता, यानी कि ये भाववाच्य है, इसमें कर्म नहीं है कोई भी, लेकिन तकलीफ दिखाई दे रही है, तो ये भाववाच्य बिल्कुल सही है। रेखा द्वारा गीत न गाया जा सका, ये कर्मवाच्य, ये भी सही है क्योंकि गीत इसमें कर्म है, तो जिसमें कर्म होता है और कर्ता जो है वो द्वारा लगा कर आता है, तो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। ये तीनों ही सही हैं, अपने आप में सही मैच है ये। इसके अनुसार देखते हैं इसमें से कौन सा सही है विकल्प। दूसरे का तीसरा और तीसरे का दूसरा, नहीं ये गलत हो गया। पहले का तीसरा, ये भी गलत हो गया है ना। पहले का दूसरा, ये भी गलत हो गया, पहले का पहले ही है। इसका मतलब
पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, यह सही है, यानी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही जा रहा है। आगे देखते हैं ख, पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े, वाक्य का भाव वाच्य रूपांतर होगा। पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े, उड़ा नहीं गया, ये सही है, उड़ने के शब्द आ रहा है। पक्षियों ने बाग छोड़ दिया, नहीं, पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया, ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, भाववाच्य का। हर्षिता रोज अखबार पढ़ती है, वाक्य का कर्मवाच्य रूपांतर होगा। वाक्य का कर्मवाच्य का मतलब है कि इसका कर्ता के साथ इसमें द्वारा लगा, ये से लगा है, और साथ में कर्म प्रधान है। तो हर्षिता रोज अखबार पढ़ती रही है, नहीं, ये तो सिंपल है। हर्षिता द्वारा रोज अखबार पढ़ा जाता है, ये ठीक है, अखबार आया है। हर्षिता से अखबार पढ़ा जाता है, हर्षिता से अखबार पढ़ा जाता है, रोज शब्द नहीं आया। हर्षिता अखबार नहीं पढ़ सकती, तो ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, हर्षिता द्वारा रोज अखबार पढ़ा जाता है, ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ पर हमने टिक लगा दिया। अब घ कह रहा है मेरे द्वारा समय की पाबंदी, मेरे द्वारा समय की पाबंदी पर निबंध लिखा गया, मेरे द्वारा समय की पाबंदी पर निबंध लिखा गया, वाक्य का कर्तृवाच्य रूपांतर करना होगा। कर्तृवाच्य का मतलब है सिंपल वाक्य, कर्ता पर आधारित क्रिया होगी। तो देख लेते हैं, मेरे से, पहली बात तो मेरे से या मेरे द्वारा नहीं आएगा इसमें, मेरे द्वारा ये भी नहीं है, मेरे। मैंने समय की पाबंदी पर निबंध लिखा, ये मैंने समय की पाबंदी पर निबंध लिख दिया, लिखा गया या लिख दिया, लिखा, मैंने समय की पाबंदी पर निबंध लिखा, ये सही है। मैंने समय की पाबंदी पर निबंध लिख दिया नहीं, लिखा गया, लिख दिया, निबंध लिखा, ये सही है, तीसरा ऑप्शन, मैंने समय की पाबंदी पर निबंध लिखा। आगे है ङ पर है मुझसे पढ़ा नहीं जाता, वाक्य का कर्तृवाच्य रूपांतर होगा। मुझसे पढ़ा नहीं जाता भाववाच्य सिंपल दिखाई दे रहा है इसमें, वाक्य का कर्तृवाच्य रूपांतर, कर्तृवाच्य यानी कर्ता पर आधारित क्रिया होगी। तो मैं नहीं पढ़ता, मैं पढ़ नहीं सकता, मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, मैं पढ़ूंगा, ये पहला है क्योंकि यहाँ पे भी वर्तमान काल है। मैं नहीं पढ़ता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब ये छठा यहाँ पर अलंकारों पर आधारित ये प्रश्न है। निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनिए। यहाँ पर भी 4 प्रश्न हैं, 5 आए हैं जिसमें से 4 हमने करने हैं और 1-1 मार्क्स के सारे प्रश्न हैं और कुल मिलाकर 4 अंक हैं इसमें। और का प्रश्न है मुख बाल रवि सम लाल होकर। अब सम लगा है, सम का मतलब है कि ये उपमा अलंकार है, सिंपल वे में हमने उपमा पे टिक लगा दिया। अब यहाँ पे 2 तरह से आ रहा है, मनहु नीलमणि शैल पर आतप प्रभात। अब यहाँ उपरोक्त पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है, मनहु लिखा है, मनहु नीलमणि शैल पर मनहु लिखा है, तो इसलिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार है मनहु के कारण, है ना। अब आगे देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। यहाँ पे पानी शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए ये श्लेष अलंकार है। सिंपल वे में पानी जो है वो आपको पता है, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। मोती मानुष चून 3 अलग अलग चीज़ें हैं, इनके लिए पानी शब्द का प्रयोग जो है वो अलग अलग आया है। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए उसकी इज्जत और चूने के लिए उसका गीलापन, तो इसलिए ये श्लेष अलंकार है, एक ही शब्द में अनेक अर्थ छिपे हुए हैं। आगे देखो, पीपर पात सरिस मंडोला। अब यहाँ पे सरिस लगा है, सरिस आता है सा सी सम सदृश सरिस, ये सारे जहाँ शब्द लगे होते हैं वहाँ उपमा अलंकार होता है, इसलिए हमने बीती विभावरी जाग रही अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अब यहाँ पर उषा नागरी, यहाँ रूपक अलंकार आया है, उषा नागरी
तारा घट, तारा के समान घड़े, अंबर पनघट में डुबो रही। अंबर यानी कि आकाश रूपी तालाब है, पनघट है जिसमें वो अपना जो तारा रूपी घड़ा उसमें डुबो रही है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। रूपक यानी कि तारा रूपी घट है, अंबर रूपी पनघट, इस तरह से ये शब्द आया। जहाँ पे रूपी लगता है, के समान आता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अब ये ग्रामर हमारी कंप्लीट हो गई।